चलिए आज की बातचीत एक ऐसे आंकड़े से शुरू करते हैं जिसे सुनकर शायद थोड़ी बेचैनी हो। भारत में 5 साल से कम उम्र के आधे से ज्यादा बच्चों में खून की कमी है, 50% से भी ज्यादा। पर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर माता पिता को इसका अंदाजा तक नहीं होता, क्योंकि बच्चा बाहर से देखने में बिल्कुल ठीक ठाक हंसता खेलता लगता है। ये सारी जानकारी हमें बच्चों के एक अस्पताल के वीडियो से मिली है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि यह खतरनाक समस्या इतनी आम और इतनी छिपी हुई क्यों है। बिल्कुल, और ये मुद्दा सिर्फ शारीरिक कमजोरी या थकान का नहीं है, जैसा कि आमतौर पर लोग समझ लेते हैं। सही। जो जानकारी हमें मिली है वो इसे सीधे सीधे बच्चों के दिमाग के विकास से जोड़ती है। ये एक ऐसी नींव है जो अगर शुरू में ही कमजोर रह गई तो इसका असर शायद जिंदगी भर रह सकता है। तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर एक हंसता खेलता स्वस्थ दिखने वाला बच्चा आयरन की कमी का शिकार हो कैसे जाता है? कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये सवाल ही इस पूरी पहेली का केंद्र है। और कहानी शुरू होती है जन्म के साथ। और कमाल की बात यह है कि प्रकृति बच्चे को पूरी तैयारी के साथ भेजती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका हीमोग्लोबिन स्तर एक वयस्क के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, करीब 15 से 20 तक। अच्छा। हाँ, ये माँ की तरफ से बच्चे को मिला एक तरह का आयरन का भंडार है, एक सुरक्षा कवच कह सकते हैं इसे। अच्छा, तो ये एक तरह का स्टार्टर पैक है जो कुदरत बच्चे को देती है ताकि शुरुआती कुछ महीनों में उसे कोई दिक्कत ना हो। एक तरह का रिजर्व टैंक। ये उपमा काफी हद तक सही है, पर इसमें एक और परत है। ये सिर्फ टैंक का भरा होना नहीं है। ये ऐसा है कि टैंक तो भरा हुआ है, लेकिन साथ ही गाड़ी का इंजन हर दिन पहले से बड़ा और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। बच्चे के विकास की रफ्तार वो अविश्वसनीय होती है। पहले 6 महीने में उसका वजन दुगना हो जाता है और साल भर में लगभग तिगुना। ओह हाँ। शरीर का हर अंग, हर कोशिका, सब कुछ तेजी से बन रहा होता है। मतलब ना सिर्फ ईंधन खर्च हो रहा है, बल्कि ईंधन की जरूरत भी हर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। एकदम सही। और इसी असाधारण विकास की प्रक्रिया में वो जो 15 से 20 का हीमोग्लोबिन स्तर था वो खर्च होने लगता है। शरीर उस जमा किए हुए आयरन का इस्तेमाल नई कोशिकाएं बनाने, मांसपेशियां मजबूत करने और हाँ, दिमाग को विकसित करने में करता है। और जो हमारे पास स्रोत हैं उनके मुताबिक 9 से 12 महीने की उम्र तक आते आते ये स्तर गिरकर 8, 9 या 10 तक भी पहुंच सकता है। इतना नीचे? हाँ, तो वो जो रिजर्व टैंक था वो लगभग खाली होने की कगार पर आ जाता है। और ये कोई बीमारी नहीं बल्कि विकास का एक स्वाभाविक नतीजा है। एक हद तक हाँ, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। समस्या तब शुरू होती है जब इस खाली होते टैंक को सही समय पर और सही मात्रा में भरा नहीं जाता, और यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा आपने शुरू में कहा, बाहरी तौर पर बच्चा स्वस्थ और सक्रिय दिख रहा होता है। ठीक है, तो शरीर का आयरन टैंक खाली हो रहा है, पर इसका पता कैसे चलता है? क्योंकि बच्चा तो बोलकर बता नहीं सकता। हमारे स्रोत में एक बहुत ही अजीब लक्षण का जिक्र था। ऐसा कुछ जिसे देखकर कोई भी माता पिता शायद उसे एक बुरी आदत ही समझेंगे। हाँ, और ये इस विषय का सबसे चौंकाने वाला पहलू हो सकता है। जब शरीर में आयरन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो कुछ बच्चों में मिट्टी, दीवार का चूना या पेंट, कागज, पेंसिल की नोक, ऐसी चीजें खाने की एक तीव्र इच्छा पैदा होती है जो खाने लायक नहीं है। इस स्थिति को पाइका कहते हैं। मुझे याद है, मेरा एक कजन बचपन में दीवार से पेंट खुरच कर खाता था और सब उसे डांटते थे, सोचते थे कि ये बस एक बुरी आदत है। अब जाकर समझ आ रहा है कि शायद वो एक संकेत दे रहा था। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। बिल्कुल, ये कोई बुरी आदत नहीं है, ये शरीर की एक चीख है, एक अलार्म है कि उसे किसी चीज की शदीद कमी है। ये शरीर का ध्यान खींचने का अपना एक तरीका है। और सबसे दिलचस्प बात है इसकी टाइमिंग। हाँ, स्रोत में ये साफ बताया गया है कि ये आदत ज्यादातर 1 से 1.5 साल की उम्र के आसपास दिखती है। ठीक उसी समय जब, जैसा कि आपने बताया, हीमोग्लोबिन का स्तर अपने सबसे निचले बिंदु पर होता है। तो ये दोनों बातें सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। सीधे तौर पर एक तरफ शरीर का आयरन स्टोर खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ बच्चा अजीब चीजें खाकर इसका संकेत दे रहा है। अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो उसे डांटने की बजाय ये समझना जरूरी है कि शायद उसके शरीर को मदद की जरूरत है। ये एक क्लासिक लक्षण है जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। यहीं पर यह मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ मिट्टी खाने या थोड़ी बहुत कमजोरी तक सीमित नहीं है। स्रोत में एक बहुत ही डरावना शब्द इस्तेमाल किया गया है, साइलेंट ब्रेन किलर। हाँ, यानी दिमाग को चुपचाप खत्म करने वाला। ये सिर्फ खून की कमी से कहीं ज्यादा है ना? निश्चित रूप से। और ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी बिंदु है।
जब हम खून की कमी या एनीमिया सुनते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ शरीर पर जाता है, पीलापन, थकान, सांस फूलना। बिल्कुल। लेकिन स्रोत ये स्पष्ट करता है कि आयरन की जरूरत सिर्फ लाल रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए नहीं होती। आयरन दिमाग के विकास के लिए एक अनिवार्य पोषक तत्व है। और दिमाग के विकास की जो समय सीमा है वो बहुत छोटी और बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने दिमाग को बनाने के लिए एक बहुत छोटी विंडो या अवसर दिया है, और अगर वो चूक गए तो चूक गए। हाँ, और ये वो जानकारी है जो हर माता पिता तक पहुंचनी चाहिए। स्रोत के मुताबिक बच्चों के दिमाग का 85 से 90% विकास 90%? हाँ, 85 से 90% विकास 4 साल की उम्र तक पूरा हो जाता है। ये जीवन का वो दौर है जब दिमाग में न्यूरल कनेक्शंस यानी दिमाग की वायरिंग किसी सुपर कंप्यूटर से भी तेज रफ्तार से हो रही होती है। बच्चे की सीखने की क्षमता, याददाश्त, एकाग्रता और आईक्यू, उसकी नींव इसी समय रखी जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया का आधार आयरन है। सीधे तौर पे दिमाग को सही से काम करने के लिए भरपूर ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है, जिसके केंद्र में आयरन होता है। ओके। इसके अलावा आयरन न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में भी मदद करता है। ये वो केमिकल मैसेंजर हैं जो दिमाग के संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अगर इस नाजुक दौर में यानी जीवन के पहले 4 सालों में आयरन की कमी हो जाए तो ये पूरी वायरिंग ठीक से नहीं हो पाती। मतलब इसका असर बच्चे के स्कूल जाने पर, उसकी पढ़ाई पर भी पड़ सकता है क्या? क्या ये असर स्थायी होता है? यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। स्रोत के अनुसार इस कमी का असर बच्चे की सीखने समझने की क्षमता यानी कॉग्निटिव एबिलिटी पर स्थायी रूप से पड़ सकता है। ओह नहीं। ये वो नुकसान है जिसकी भरपाई बाद में शायद पूरी तरह से ना हो पाए। इसीलिए इसे साइलेंट ब्रेन किलर कहा गया है। ये चुपचाप बिना किसी स्पष्ट बाहरी लक्षण के बच्चे की बौद्धिक क्षमता को हमेशा के लिए कम कर सकता है। मतलब बच्चा शायद अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंच ही ना पाए। एग्जैक्टली। सच कहूं तो ये बात मानना और हजम करना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर माता पिता यही सोचेंगे, ठीक है, हम अपने बच्चे को आयरन से भरपूर खाना खिलाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, यही सब दिमाग में आता है। लेकिन स्रोत कहता है कि सिर्फ ये काफी नहीं है। ये तो हर उस सलाह के खिलाफ जाता है जो हमें बचपन से मिली है। और ये इस विषय की सबसे बड़ी गलतफहमी है। वीडियो में जो डॉक्टर समझा रहे थे वो बहुत जोर देकर सभी माता पिता से यही कह रहे थे कि सिर्फ खाने से एक तेजी से बढ़ते हुए बच्चे की आयरन की जरूरत पूरी नहीं हो सकती। वाकई? हाँ, ये सुनना वाकई चौंक आता है, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि पौष्टिक आहार ही हर समस्या का हल है। तो इसका कारण क्या है? क्या पालक और चुकंदर जैसी चीजों में आयरन होता ही नहीं, या कोई और बात है? नहीं, उनमें आयरन बिल्कुल होता है और वे सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। असली समस्या आयरन की मात्रा में नहीं बल्कि शरीर में उसके अवशोषण में है, मतलब एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन? हाँ, यहाँ 2 तरह के आयरन को समझना जरूरी है। एक होता है हीम आयरन जो मांस, मछली, अंडे में मिलता है। दूसरा होता है नॉन हीम आयरन जो पौधों से मिलने वाली चीजों जैसे दाल, पालक, बीन्स में होता है। और दोनों में क्या फर्क है? हमारा शरीर हीम आयरन को ज्यादा आसानी से सोखता है, करीब 15 से 25% तक। अच्छा। लेकिन नॉन हीम आयरन जो ज्यादातर भारतीय शाकाहारी भोजन का हिस्सा है, उसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत कम होता है। कितना कम? सिर्फ 2 से 10% के बीच। तो आप बच्चे को पालक खिला रहे हैं, लेकिन उसका शरीर उसमें मौजूद आयरन का बहुत छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पा रहा है। सिर्फ 2 से 10%? ये तो लगभग कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और मामला और भी पेचीदा हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस कम एब्जॉर्प्शन को और भी कम कर देती हैं, जैसे कैल्शियम जो दूध और दही में भरपूर होता है। हाँ, और वो तो बच्चों को बहुत दिया जाता है। एग्जैक्टली। अक्सर हम बच्चों को खाने के साथ या तुरंत बाद दूध देते हैं। ये कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। इसी तरह चाय में मौजूद टैनिन भी आयरन को सोखने से रोकते हैं। यानी अच्छी नियत और सबसे पौष्टिक खाना खिलाने के बावजूद एक बायोलॉजिकल सीमा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। माता पिता अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शरीर का सिस्टम ही ऐसा है कि वो ज़रूरत के मुताबिक आयरन खाने से निकाल ही नहीं पा रहा, खासकर उस उम्र में जब दिमाग और शरीर की ज़रूरतें चरम पर हैं। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे आप एक बहुत प्यासे पौधे को ड्रॉपर से पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हो। आप कितनी भी कोशिश कर लें, उसे पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ आहार पर निर्भर रहना एक भूल हो सकती है, खासकर जीवन के पहले कुछ सालों में। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि खाना काफ़ी नहीं है, तो फिर इसका समाधान क्या है?
क्योंकि ये तो एक बहुत ही मुश्किल और लगभग नाउम्मीद करने वाली स्थिति लगती है। स्रोत में इसका समाधान बहुत स्पष्ट तरीके से और एक निवारक उपाय के तौर पर बताया गया है। क्या समाधान है आयरन सप्लीमेंट्स, यानी दवा या सिरप के रूप में सीधे आयरन देना। पर ज्यादातर माता पिता एक स्वस्थ दिखने वाले बच्चे को रोजाना दवा देने के विचार से हिचकिचाते हैं। क्या स्रोत में इस बात पर कोई चर्चा है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्या ये बच्चे के लिए सुरक्षित है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन यहाँ हमें सप्लीमेंट्स को दवा की तरह नहीं बल्कि एक जरूरी पोषक तत्व की तरह देखना होगा जिसकी पूर्ति खाने से नहीं हो पा रही है। स्रोत में इसे एक स्टैंडर्ड पीडियाट्रिक प्रैक्टिस यानी बच्चों के डॉक्टरों द्वारा अपनाई जाने वाली एक मानक प्रक्रिया बताया गया है। मतलब ये कोई नई या प्रायोगिक बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक सामान्य बच्चों में 5 या 6 महीने की उम्र से आयरन सप्लीमेंट शुरू करने की सलाह दी जाती है। अच्छा। क्योंकि तब तक मां से मिला आयरन का भंडार खत्म होने लगता है। और जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं यानी प्री टर्म बेबीज, उन्हें तो अस्पताल से छुट्टी मिलते ही आयरन सप्लीमेंट देना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि उनमें ये खतरा और भी ज्यादा होता है। ओके। डॉक्टरों द्वारा बताई गई सही मात्रा में दिए जाने पर ये पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें कमी होने के लक्षणों का इंतजार नहीं करना है, जैसे कि बच्चा मिट्टी खाना शुरू करे, बल्कि कमी होने से पहले ही उसे रोकना है। ये एक प्रोएक्टिव यानी पहले से तैयारी वाला नजरिया है। बिल्कुल, यही इसकी कुंजी है। दिमाग के विकास के उस गोल्डन पीरियड में, उस सुनहरे दौर में आप ये जोखिम नहीं उठा सकते कि पहले कमी हो, दिमाग के विकास पर असर पड़े और फिर आप उसका इलाज करें। सही बात है। तब तक शायद कुछ ऐसा नुकसान हो चुका हो जिसे पलटा न जा सके। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है, खासकर जब दांव पर बच्चे का भविष्य लगा हो। यह तो पूरी तरह से सोच बदलने वाली बात है। हम पोषण की कमी को खराब खानपान से जोड़ते हैं, जबकि यहाँ मामला बच्चे के विकास की रफ्तार और शरीर की अपनी सीमाओं का है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आई हैं, वे हैं: पहली, बच्चों में आयरन की कमी खतरनाक हद तक आम है लेकिन छिपी रहती है। दूसरी, ये सिर्फ खराब परवरिश या खानपान का नतीजा नहीं, बल्कि तेजी से होने वाले शारीरिक विकास का एक स्वाभाविक परिणाम है। सही। और तीसरा, जो सबसे अहम है, इसका सबसे बड़ा खतरा बच्चे के शुरुआती सालों, खासकर 4 साल की उम्र तक दिमाग के विकास पर पड़ने वाला असर है, जो स्थायी हो सकता है। और आखिरी बात, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो ये कि स्रोत के अनुसार सिर्फ पौष्टिक खाना खिलाना ही काफी नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर, खासकर बच्चों का शरीर, खाने से जरूरत के मुताबिक आयरन सोख ही नहीं पाता है। इसलिए एक विशेषज्ञ की सलाह पर सप्लीमेंट्स को एक जरूरी उपाय के तौर पर देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। स्रोत में दिमाग के विकास और आईक्यू पर पड़ने वाले असर की बात की गई है। जरा सोचिए, अगर किसी देश की आधी पीढ़ी, जैसा कि शुरुआती आंकड़ा बताता है, अपने जीवन की शुरुआत ही इस संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव कमी के साथ करती है, एक ऐसी शुरुआत जहां वे अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो उस देश की सामूहिक मानवीय क्षमता, उसके इनोवेशन और भविष्य पर लंबे समय में इसका क्या असर पड़ेगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब स्रोत में नहीं है, लेकिन यह हमें इस जानकारी के आधार पर विचार करने के लिए मजबूर करता है।